हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके दो मेथड्स होते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स। तो आज इस वीडियो में जितने भी ट्रेडिशनल मेथड्स है परफॉर्मेंस अप्रेजल के, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट वन इज रैंकिंग मेथड। So the ranking method involves ranking employee from best to worst based on their performance. This method is straightforward and easy to implement in all स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। देखो नाम से समझ में आ रहा है, रैंकिंग जो जिस एम्प्लॉय ने सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस दी है उसको फर्स्ट रैंक दी जाएगी, और जिसने वर्स्ट परफॉर्मेंस दी है उसको लास्ट रैंक पे रखा जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी मेथड होता है, और बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किया जाता है। सो दिस मेथड डायरेक्टली कंपेयर एम्प्लॉयज अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ जब कंपैरिजन किया जाता है एम्प्लॉयज का, तो उसमें ये मेथड का यूज किया जाता है। सो द रैंकिंग मेथड इज पॉसिबली वन ऑफ द ओल्डेस्ट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड। ये बहुत पुराना परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड है जो बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस में यूज किया जाता है। ठीक है, सो द प्रोसेस इन्वॉल्व असेसिंग एन एम्प्लॉय अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ पैरामीटर्स कंपेयर टू ऑल अदर एम्प्लॉयज। तो एक पैरामीटर सेट किया जाता है और उसके बेसिस पे जितने भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है उनको जज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है एम्प्लॉयज एंड ये है रैंक। ठीक है, अब कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोल दिया गया है, तो जिस एम्प्लॉय ने सबसे पहले उस टास्क को कंप्लीट किया होगा, जैसे बी एम्प्लॉय है, ए एम्प्लॉय है, सी एम्प्लॉय है, डी एंड ई। तो जिसने सबसे पहले टास्क कंप्लीट किया होगा उसको फर्स्ट रैंक है। ठीक है, बी ने सबसे पहले टास्क कंप्लीट किया तो उसको फर्स्ट रैंक, ए ने उसके बाद टास्क कंप्लीट किया तो उसको सेकंड रैंक, सी ने किया तो उसका फिफ्थ, देन ई ने किया, देन थर्ड एंड फोर्थ। तो इस अकॉर्डिंगली बेसिस पे जितनी भी एम्प्लॉयज हैं, तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको रैंक दिया जाता है। जिसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया होगा उसको फर्स्ट, देन उसके बाद देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। ठीक है, तो इस हिसाब से एम्प्लॉय की जो रैंकिंग की जाती है। नेक्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। So in the paired comparison method, each employee is compared with every other employee in pair on a one to one basis. वन टू वन बेसिस पे हर एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ पेयर में कंपेयर किया जाता है। देखो जैसे ए बी का पेयर बना दिया, ए सी का पेयर बना दिया, ए डी का पेयर बना दिया। तो जो पेयर मतलब एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ कंपैरिजन करना है, लेकिन पेयर में करना है। ठीक है, सो इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्टेट रैंकिंग मेथड ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये क्या है? स्टेट रैंकिंग मेथड का एक मॉडिफाइड वर्जन है। सो ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉय इन पेयर्स। सो द एम्प्लॉय हु आउट परफॉर्म मोर पेयर इज रैंक्ड हायर। ठीक है, जो पेयर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको ज्यादा अच्छी रैंक मिलेगी। ठीक है, उसको ज्यादा अच्छा इवैल्यूएशन दिया जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है? सो इन दिस मेथड सर्टेन कैटेगरीज ऑफ वर्थ आर एस्टैब्लिश्ड एंड एडवांस केयरफुली डिफाइंड। इसमें पहले से ही ग्रेड किस हिसाब से देनी है ये तय कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेड में रख दिया आउटस्टैंडिंग, सेटिस्फैक्ट्री एंड अनसेटिस्फैक्ट्री, या और भी ज़्यादा कैटेगरी आप रख सकते हो आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब जिसने सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी होगी वो आउटस्टैंडिंग होगा, देन उसके बाद उसको आउटस्टैंडिंग की ग्रेड दे दी है। ठीक है, उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री की ग्रेड दे दी है, फिर अनसेटिस्फैक्ट्री की, जो लीस्ट परफॉर्मेंस होंगे जो भी एम्प्लॉयज हैं, तो उनको कैटेगरी में रखते हैं और उस कैटेगरी को अलॉट कर दिया जाता है कि जैसे जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको आउटस्टैंडिंग वाला दे दिया है, देन सेटिस्फैक्ट्री, देन अनसेटिस्फैक्ट्री के नीचे उस एम्प्लॉय को रैंक दे दी गई है। तो इस हिसाब से जो ग्रेडिंग मेथड है वो डिसाइड की जाती है। सो देयर कैन बी वन मोर देन थ्री ग्रेड्स। बहुत ज़्यादा ग्रेड भी हो सकती है, जैसे एक्सीलेंट हो गया, अनसेटिस्फैक्ट्री हो गया, सेटिस्फैक्ट्री हो गया। ये सारी चीज़ों का क्या है, ग्रेड अपने अकॉर्डिंगली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करती है। So employee performance is compared with grade definition. The employee is then allocated to the grade then best describe his or performance. तो जो भी employee की जो performance है वो grade definitions के हिसाब से तय की जाती है, और जो इस employee का जो performance है सबसे अच्छा होगा उसको उसी grade के accordingly allot किया जाता है। Next है forced distribution method. The forced distribution method, also known as a bell curve method, requires managers to distribute employee across performance category based on the predetermined distribution curve. अब देखो इसमें क्या होता है, एक बेल शेप का कर्व बनता है ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, कर्व के हिसाब से जो भी परफॉर्मेंस दी जा रही है एम्प्लॉयज को उस हिसाब से उसको अलॉट किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज आर प्लेस्ड इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैटेगरी। जैसे 10% है, पुअर जितने भी पुअर एम्प्लॉयज होंगे उनको 10%,
बिलो एवरेज वाले कितने 20%, एवरेज वाले कितने 40%, गुड वाले कितने 20 एंड एक्सीलेंट वाले कितने 10%। तो जितने भी एम्प्लॉयज है उनको कैटेगरी डिवाइड की जाती है और उसमें 10%, 20%, 40% ये सब बेल शेप के कर्व में उनको प्लेस किया जाता है, जिसे हम कहते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट है इसमें फोर्स्ड चॉइस मेथड। अब इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड द रेटर इज गिवन अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट अबाउट एन एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय के बारे में एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट तैयार की जाती है। So these statements are arranged in block of two or more and the rater indicate which statement is most or least descriptive the employee। अब इसमें क्या होता है, दो या तीन से ज्यादा ब्लॉक बनाए जाते हैं, उसमें क्या लिख दिया जाता है ब्लॉक्स में, मोस्ट कौन सा है और लीस्ट कौन सा है। सो ईच स्टेटमेंट इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। So each statement carries a score or weight। ठीक है, सो द ह्यूमन रिसोर्स सेक्शन डज रेट फॉर ऑल सेट ऑफ स्टेटमेंट। जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो क्या करता है, रेट करता है इन सारे स्टेटमेंट के बेसिस पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सो द फाइनल रेटिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें एक क्राइटेरिया सेट किया है, रेटिंग सेट की है, ठीक है, रेगुलरिटी ऑन द जॉब, मोस्ट एंड लीस्ट। अब इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं, और भी ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकते हैं, होते ही हैं। तो अब जैसे इसमें कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ऑलवेज रेगुलर, ठीक है, नेवर रेगुलर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, रिमेन एब्सेंट ये नेगेटिव है, इन्फॉर्म इन एडवांस फॉर डिले ये पॉजिटिव है, नेदर रेगुलर नॉर रेगुलर। तो ये मोस्ट है या लीस्ट है, ये जितने भी स्टेटमेंट्स तैयार किए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में, और इनको एम्प्लॉयज़ को क्या फिल करना ही होता है, इसमें एम्प्लॉयज़ के पास कोई चॉइस नहीं होती है, फोर्सफुली उनको फिल करना होता है, इसलिए इसका नाम रखा है फोर्स चॉइस मेथड। ठीक है, आपको उसको फिल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर ऑलवेज रेगुलर है कोई एम्प्लॉय तो मोस्ट है, अगर पहले से अगर वो डिले है और उसने पहले से एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया कि आज मैं आने में लेट हो जाऊंगा, ये कभी कभी होता है तो इसमें लीस्ट में रख दिया, उसको लीस्ट कैटेगरी में रख दिया। नेवर रेगुलर, कभी रेगुलर नहीं होता, टाइम पे नहीं आता, ज्यादातर यही चीज होती है एम्प्लॉय के साथ, तो उसको मोस्ट में रख दिया। एब्सेंट होता है तो उसको लीस्ट में रख दिया। इस तरह से जितने भी स्टेटमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन तैयार करती है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स रखे जाते हैं, और उस हिसाब से उनकी रेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है चेकलिस्ट मेथड। अब चेकलिस्ट मेथड भी सेम एज फोर्स्ड चॉइस मेथड की तरह होता है। अब इसमें क्या होता है, सिर्फ यस और नो लगाना होता है। इसमें भी एक सीरीज ऑफ स्टेटमेंट तैयार किया जाता है, लेकिन फोर्स्ड चॉइस मेथड में क्या होता है कि मतलब कंपलसरी होता है कि हर एक एम्प्लॉय के बारे में लिखा जाए, उसमें हर एक एम्प्लॉय के बारे में बताया जाए स्टेटमेंट्स में पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन चेकलिस्ट में क्या होता है, ठीक है जो है एम्प्लॉय अपने हिसाब से भर देता है यस या नो। तो इसमें क्या होता है, मैनेजर्स आर प्रोवाइडेड विद अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैनेजर्स को एक सेट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है। सो दीज क्वेश्चंस कैन बी येस और नो टाइप स्टेटमेंट और इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो द रिस्पोंडेंट कैन देन सेलेक्ट हाउ मच और हाउ लिटिल दे एग्री विद दैट स्टेटमेंट। तो जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं कितना उनको कितना वो इन स्टेटमेंट के साथ हिसाब से एग्री कर रहे हैं और उनको क्या येस नो में भरना है। So unlike many of other traditional methods, this employee performance method is not very time intensive. It is a commonly used method that save time. It save time and measure all the employee against the same criteria। इसमें देखो, ये चेकलिस्ट मेथड में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ एक स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, वो भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन पे, और फटाफट जो एम्प्लॉयज़ को भरवा दिया जाता है कि अगर एम्प्लॉय रेगुलर है तो येस कर दो, रिस्पेक्टेड बाय सबॉर्डिनेट है तो येस कर दो, हेल्पफुल है तो येस या नो। इस हिसाब से चेकलिस्ट मेथड में येस नो करके एम्प्लॉयज का फॉर्म भरवाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इसमें क्या होता है, in the critical incident method the manager keeps a written record of highly favorable and unfavorable action in an employee performance। employee की performance का favorable and unfavorable actions जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक रिटर्न रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, उस इंसिडेंट में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई शॉर्टेज हो गया या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी के साथ कुछ घटना घट गई। अब कोई कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो तुरंत हेल्प करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो सामने नहीं आते। तो ये सारी चीज़ों का ना चुपचाप एक रिटर्न रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि अगर उस टाइम ये घटना घटी थी
तो किस एम्प्लॉय ने किस हिसाब से क्या रिएक्शन दिया था, ठीक है, पॉजिटिवली रिएक्शन दिया था कि नेगेटिवली रिएक्शन दिया था, तो उस हिसाब से हर एक एम्प्लॉय का जो होता है रिटर्न रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि उसने एक पॉजिटिव तरीके से उसको हैंडल किया या नेगेटिव तरीके से हैंडल किया। ठीक है, सो इन क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड द मैनेजर ऑफ द एम्प्लॉय गिव्स ऑल द डिटेल ऑफ द इंसिडेंट। तो मैनेजर होता है पर्टिकुलर हर एक एम्प्लॉय की जितनी भी डिटेल्स होती हैं उस इंसिडेंट में घटने वाली वो सारी डिटेल्स देता है। So the method is quite subjective in nature as compared to other method which may be very objective, would require just rating out of 5 out of 10। ठीक है, ये क्या है, subjective in nature है। बाकी अदर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑब्जेक्टिव है लेकिन ये सब्जेक्टिव है और इसमें जस्ट एक रेटिंग दे दी जाती है कि भाई आप 10 में से इसको 5 नंबर दे दो, 6 दे दो, 7 दे दो। ठीक है, सो इट हेल्प्स टू डिफाइन द competencies and knowledge, skill, abilities and other attributes required for a task or set of tasks that entail a job। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसीज का पता चलता है, नॉलेज का पता चलता है, स्किल्स, एबिलिटीज या अदर एट्रीब्यूट्स हैं, उन सबको उस पर्टिकुलर टास्क में परफॉर्म करने के लिए इन सारी चीज़ों के हिसाब से किस हिसाब से उनको कैसे रेटिंग देनी जो पर्टिकुलर उस जॉब में परफॉर्म करनी है एक एम्प्लॉय को। सो द ऑब्जर्वर नॉट ओनली लुक्स एट द हार्ड स्किल यूज बट ऑल्सो द मेंटल एबिलिटीज दैट आर रिक्वायर्ड बाय द जॉब इनकम्बेंट। ठीक है, तो जो ऑब्जर्वर होता है वो केवल हार्ड स्किल को यूज नहीं करता, वो मेंटल एबिलिटीज भी चेक करता है। जैसे होता है ना ऑर्गेनाइजेशन में कुछ घटना घट गई, अब जैसे या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कह दिया कि भाई आज बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है, ठीक है, आज आपको बहुत जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करने हैं और भी हमारे पास और भी काम आ रहे हैं तो आप आपके हिसाब से काम करो। लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं ना उन्हें कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं भले बिजी स्केड्यूल है। तो ये सारी चीज़ों का जो इंसिडेंट है ना वो सब रिटर्न रिकॉर्ड के फॉर्म में रखा जाता है। और जो ऑब्जर्वर होता है ना वो सारी चीज़ों का को ऑब्जर्व करता है कि एम्प्लॉय किस घटना पे क्या रिएक्शन दे रहा है। ठीक है, क्या वाकई में वो एक ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले हर एक एम्प्लॉय के लिए लॉयल है या खड़ा है, या ये सारी चीज़ें का एक रिटर्न रिकॉर्ड तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, कि किस एम्प्लॉय ने किस इंसिडेंट में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या वो फेवरेबल है, क्या वो अनफेवरेबल है, तो उन सारी चीज़ों का लेखा जोखा एक रिटर्न रिकॉर्ड में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल। इसमें क्या होता है, द रेटिंग ग्राफिक रेटिंग स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिंपलर टेक्निक्स फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस। ये बहुत सिंपल टेक्निक होती है, मोस्ट पॉपुलर टेक्निक होती है परफॉर्मेंस को अप्रेज करने के लिए। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर रेटिंग स्केल, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर रेटिंग स्केल। सो इन दिस मेथड द प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म इज यूज टू अप्रेज ईच एम्प्लॉय। इसमें एक प्रिंटेड अप्रेजल फॉर्म यूज हो जाता है हर एक एम्प्लॉय को अप्रेज करने के लिए, जज करने के लिए। अब इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयज आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल 1 to 5। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयज को 1 to 5 के बेसिस के बेसिस पे रेट किया जाता है। ठीक है, बेस्ड ऑन वेरियस ट्रेड्स, जैसे पंचुअलिटी में आप 1 to 5 में कितना रेट दे सकते हो उसको, टीम वर्क में किसी भी एम्प्लॉय को कितना नंबर मिल सकता है 1 to 5 में से, कम्युनिकेशन में कितना नंबर मिल सकता है 1 to 5 में से। ठीक है, सो इट इज इजी टू एडमिनिस्टर बट ऑफन क्रिटिसाइज फॉर सब्जेक्टिविटी एंड बायस। ईजी है लेकिन कभी कभी इसको सब्जेक्टिविटी और बायसनेस के लिए ऑफनली क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कुछ एम्प्लॉयज होते हैं उनको आप पंचुअलिटी में कितने ट्रेड नंबर दे रहे हो, ठीक है, वन वन दे दिया या किसी को 3 दे दिया या किसी को 4 दे दिया। टीम वर्क में किसी एम्प्लॉय को क्या मिला है, ठीक है, कम्युनिकेशन में कितने 5 out of 5 मिल गए। तो 1 to 5 की रेटिंग पे इनको क्या किया जाता है, जज किया जाता है, रेट किया जाता है कि कोई एम्प्लॉय उसकी जो ट्रेड्स हैं, उसकी जो पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से आप उसको 1 to 5 में से कितना रेट दे रहे हो। नेक्स्ट है आपका फ्री एसे मेथड। इसमें क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय के बारे में फ्रीली जज कर सकते हैं। जो ऑब्जर्वर होते हैं वो क्या करते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट वन among various appraisal method available in this method the rater writes a narrative description। ठीक है, फ्री एक ऐसे के फॉर्म में बताना होता है किसी भी एम्प्लॉय के बारे में कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या है, एम्प्लॉय की वीकनेस क्या है, क्या उसकी पास्ट परफॉर्मेंस रही है, कितना उसका पोटेंशियल है और क्या क्या वो सजेशंस देते हैं, क्या उनको सजेशंस मिलने चाहिए इम्प्रूवमेंट के लिए। तो मतलब इसमें सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का कोई रोल नहीं है, जैसे यस नो वाला भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। एक फ्रीली ऐसे मेथड के थ्रू इसमें जो ऑब्जर्वर होता है वो अब एक एम्प्लॉय के बारे में सब लिख देता है। ठीक है, ऐसे के फॉर्म में। सो इट्स पॉजिटिव पॉइंट इज दैट सिंपल इन यूज, इट डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। इसमें कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं होता या कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है उसको कंप्लीट करने के लिए। एक ऐसे के फॉर्म में एक एम्प्लॉय के बारे में पूरा लेखा जोखा बताना होता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और कहाँ कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
नेक्स्ट है फील्ड रिव्यू मेथड। अब इसमें क्या होता है, दिस इज एन अप्रेजल बाय समवन आउटसाइड द रेटर्स ओन डिपार्टमेंट, यूजुअली समवन फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस और द एचआर डिपार्टमेंट। अब देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे बॉस होते हैं, जैसे हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, तो जो हमारे बॉस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको जज करते हैं, वो हमारे मैनेजर होते हैं, क्योंकि हमें उन्हें रिपोर्ट करना होता है, ठीक है। लेकिन फील्ड रिव्यू मेथड में क्या होता है, किसी थर्ड पर्सन के द्वारा मतलब अप्रेज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरे एक बॉस है, तो एक एचआर वाला आके मतलब मेरे बॉस से जाके मेरी सारी डिटेल्स पूछेगा कि ये बंदी कैसे काम कर रही है, ठीक है, क्या क्या इसकी परफॉर्मेंस रही है, क्या इसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो मेरे बॉस से कलेक्ट करेगा और फिर उस हिसाब से मुझे जज करेगा। तो उसे कहते हैं फील्ड रिव्यू मेथड। So this is an appraisal by someone outside the rater's own department, usually someone from the corporate office or the HR department. So the outsider review employee records and hold interview with the appraisee, his or her superior. So this method is useful when comparable information is needed from employee in different units or locations. Next है confidential report. कॉन्फिडेंशियल से ही समझ में आ रही है, कॉन्फिडेंशियली तरीके से ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है, अप्रेज करने के लिए। सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल वे ऑफ अप्रेजिंग एम्प्लॉय मेनली इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये अप्रेजल मेनली उस जगह यूज किया जाता है। सो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सिस्टम इज मोस्टली बीइंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग और ट्रांसफरिंग ऑफ एनी एम्प्लॉय, ठीक है। अब जैसे होता है ना, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे 3 साल काम कर लिया इस किसी एम्प्लॉय ने, 4 साल काम कर लिया, ठीक है, अब उसको प्रमोशन देना है। तो प्रमोशन देने के लिए क्या होगा, कॉन्फिडेंशियली तरीके से उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि भैया आप, उसने 3 साल काम कर लिया है, अब नॉर्म्स के हिसाब से अब उसे क्या करना है, प्रमोट करना है। तो उसकी एक कॉन्फिडेंशियली तरीके से रिपोर्ट तैयार की जाती है। उस एम्प्लॉय के बारे में भी उसको नहीं एम्प्लॉय को भी नहीं बताया जाता कि उसकी एक रिपोर्ट बन रही है या कॉन्फिडेंशियली तरीके से उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। सो सुपीरियर राइट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट आफ्टर ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग एंड एम्प्लॉय सच एज नॉलेज। तो जो सुपीरियर होता है, कॉन्फिडेंशियली रिपोर्ट तैयार किया जाता है, और कितने कुन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद, क्या क्या ऑब्जर्व होती है, उस एम्प्लॉय की नॉलेज ऑब्जर्व होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क ऑब्जर्व होता है, कैरेक्टर ऑब्जर्व होता है, कंडक्ट ऑफ एन एम्प्लॉय, एब्सेंटेज्म, पंचुअलिटी, एबिलिटी ऑफ सुपरविजन, कंट्रोलिंग, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, ठीक है, जो भी वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो चीज़ें शो करता है, ठीक है, जो भी उसके ट्रेड्स हैं, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं। एंड दिस रिपोर्ट विल बी कॉन्फिडेंशियल। ये जो रिपोर्ट होती है कॉन्फिडेंशियल होती है और किसी के भी साथ रिवील्ड नहीं की जाती, ठीक है। So finally, confidential reports will be forwarded to the concerned official for taking decision. तो जो confidential report होती है, वो आगे फॉरवर्ड की जाती है डिसीजन लेने के लिए कि भाई अब उस एम्प्लॉय के बारे में एक रिपोर्ट बन के तैयार की गई है, अब आगे क्या डिसीजन लेना है उस रिपोर्ट के बेसिस पे, क्या उसका प्रमोशन करना है, क्या उसका ट्रांसफर करना है, या फिर कुछ और भी जो डिसीजंस लिए जाने चाहिए उस एम्प्लॉय के लिए, वो डिसीजन लिए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। तो ये तो पढ़े हमने ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इस वीडियो में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे कि क्या क्या मॉडर्न मेथड्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।